हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 1 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 5 लाख से बढ़ाकर के 15 लाख कर दी गई है। अगला, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AR लक्ष्मणन का निधन हो गया। ये कब से कब तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे? तो ये दोस्तों 2002 से 2007 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे। इनका निधन हो गया है। अब इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज बहुत ही ज़रूरी बात करनी है हम लोगों को। आज हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर के एक साथ सुबह में 11 बजे के बाद से ट्विटर पर एक कैंपेन शुरू करना है। #बाइकॉट SSC चेयरमैन, #डिक्लेयर CGL रिजल्ट और स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट। ये 3 हैशटैग हम सभी लोगों को आज ट्रेंड कराना है। अब बहुत हो गई दोस्तों मन की बात, अब रोज़गार की बात ही होगी। अब कोई और मुद्दा नहीं चलेगा देश में, सिर्फ और सिर्फ रोज़गार की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ जॉब की बात होगी। किसी भी चीज़ को, किसी भी अदर चीज़ को मत देखो, सब चीज़ को बाइकआउट करो। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर जॉब की बात हो वही देखो, ठीक है। न्यूज़ चैनल को बाइकआउट करो, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जब तक जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ें ना बताएं तब तक उनको बाइकआउट करो। फालतू में दिन भर चिल्लाते रहते हैं वो लोग। ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्विटर पर हम लोग को ट्रेंड कराना है। आज 11 बजे के बाद से सभी लोग को एकजुट हो जाना है। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग तैयारी किस लिए करते हैं? ये जितनी भी पढ़ाइयाँ होती हैं किस लिए होती हैं? जॉब के लिए होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब जॉब आ नहीं रही है तो हर बच्चा, प्रत्येक स्टूडेंट बोर होता चला जाएगा और उसका पढ़ाई से रुझान घटता जाएगा। जब पढ़ाई से रुझान घटता जाएगा तो फिर अशिक्षा बढ़ती जाएगी। हर जगह पर बेरोजगारी तो बढ़ ही गई है। अब सिर्फ और सिर्फ रोज़गार की ही बात होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आज इसको ट्रेंड कराना है, इन तीनों को ही, ठीक है। ध्यान रखिएगा, केवल यही 3 हैशटैग को ट्रेंड कराना है और इस बार सभी लोग एक साथ हैं। जितने भी यूट्यूबर, यूट्यूब पर टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग साथ हैं। जितने लोगों को नहीं पता है वो लोग इस वीडियो के भी माध्यम से जान लीजिए। इस इमेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, उनको भी तैयार कीजिए 11 बजे के लिए, ठीक है। आज 11 बजे से शुरू हो जाना है आप लोगों को। आज आप ये समझो कि आज ही की आपके एक ट्वीट से, आपके थोड़े से प्रयासों से आपका एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो सकता है। तो इस वजह से आज आप लोग थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करो, ये सभी लोगों का दायित्व बनता है, ठीक है। दोस्तों इस बार बहुत बड़ी मात्रा में लोग शामिल हुए हैं और इस बार ये आग हम लोगों को बुझने नहीं देनी है। इस बार जब तक कंफर्म ना हो जाए, जब तक वेंडर न डिसाइड हो जाए और कोई ऐसा हम लोगों को ना नोटिफिकेशन मिल जाए कि अब कंफर्म होगा और ये अब से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी वैकेंसी आ रही है उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक मन हो रहा है तब तक उसको डिले करते जा रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हम सभी लोगों को इस बार एक होना है और बाइकॉट SSC चेयरमैन, SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट और स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स, केवल ये 3 हैशटैग जो हैं वो ट्रेंड कराने हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एग्रीओटा ई-मार्केट प्लेस नामक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों भारत के लिए एग्रीओटा ई-मार्केट प्लेस नामक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दुबई में दोस्तों एक है दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर, जिसे DMMC के नाम से जाना जाता है। तो DMMC ने दोस्तों एक टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है एग्रीओटा ई-मार्केट प्लेस। इससे क्या होगा? इस एग्रीओटा प्लेटफॉर्म से दोस्तों भारतीय जो किसान हैं उनको UAE के फूड इंडस्ट्री से जोड़ा जाएगा। इससे डायरेक्ट लिंक अप कर दिया जाएगा UAE के फूड इंडस्ट्री से, ठीक है। इससे भारत के लाखों किसानों को फ़ायदा होगा। कैसे होगा? इस ई-मार्केट प्लेस से दोस्तों जो बिचौलिए होते हैं, बिचौलियों का कोई रोल नहीं रहेगा, जिससे फूड प्रोसेसिंग में किसान डायरेक्ट इससे टच हो जाएंगे। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग जो कंपनियां हैं, जो व्यापारी हैं, जो थोक व्यापारी हैं, सभी को फ़ायदा मिलेगा, सभी डायरेक्ट लिंक हो पाएंगे और संयुक्त अरब अमीरात की DMMC जो है उसके द्वारा ये जो ऑपरेटेड एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है इसका यूज़ कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए अब UAE आया है, इसके बारे में जानिए।
इससे रिलेटेड अभी एक न्यूज़ आई थी कि ये दोस्तों पहला खाड़ी देश बना था इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुआ था समझौता? अमेरिका में हुआ था, व्हाइट हाउस में। ओके, चलिए संयुक्त अरब अमीरात है कहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर है दोस्तों यूएई। मैंने आपको बताया था भारत से अगर आप इस साइड आएंगे, इधर हम लोग इसे कहते हैं गल्फ कंट्रीज। ठीक है, गल्फ कंट्रीज बताया था मैंने, खाड़ी देश। तो ये है यूएई, ये बड़ा सा है सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, दुबई यहाँ का बड़ा नगर है। ठीक है, वहीं पर है आईसीसी का हेडक्वार्टर। संसद का नाम फेडरल नेशनल काउंसिल। यूएई दिरहम है यहाँ की मुद्रा। खलीफा बिन जायद अल नहयान जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है गुजरात सरकार ने गुजरात में सी प्लेन सेवा कब शुरू करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू हो जाएगी 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 2020 को गुजरात में सी प्लेन सर्विस शुरू होगी। कहाँ से कहाँ तक? ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर के केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक होगी। ठीक है, साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। ये दोस्तों एक किफ़ायती हवाई सेवा होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है 31 अक्टूबर को, तो उसी दिन उनके सम्मान में ये शुरू की जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब देखिए पहली बार गुजरात में ये सी प्लेन सर्विस शुरू की जा रही है। अब इसके लिए गुजरात सरकार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के साथ मिलकर के, यानी एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तीनों पक्षों ने मिलकर के एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। पहली बार है जब ये गुजरात में सी प्लेन सर्विस शुरू की जा रही है। ओके, अच्छा 31 अक्टूबर की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। ठीक है, 31 अक्टूबर से हम लोग क्या क्या याद रख सकते हैं? 31 अक्टूबर को दोस्तों 2018 में क्या हुआ? स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हुआ। फिर 2019 में क्या हुआ? 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रूप में ऑफिशियली आए सामने। वैसे आर्टिकल 370 तो हटाया जा चुका था 5 अगस्त को ही, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद से ही ऑफिशियल तरीके से यूनियन टेरिटरी बने लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद 2020 में अब गुजरात में सी प्लेन सर्विस शुरू की जा रही है गुजरात में। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, एक पॉइंट और जानिएगा गुजरात से। अभी नीति आयोग ने दोस्तों एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी की थी, जिसमें गुजरात रहा था टॉप पर। इसे भी ध्यान रखेंगे, गुजरात था टॉप पर। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात से। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ये रहा गुजरात मैप में, देख लीजिए। विजय रूपाणी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर है, गुजरात में ही। गुजरात हाईकोर्ट की बात करें तो विक्रमनाथ जी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। गुजरात के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था कि यहाँ का कोस्टल बॉर्डर जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा है किसी भी राज्य की तुलना में। गुजरात अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री दोस्तों बन गए हैं मुस्तफ़ा अदीब। कौन? मुस्तफ़ा अदीब अब लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। इससे पहले ये जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे। अब इनको नियुक्त कर दिया गया है यहाँ का नया प्राइम मिनिस्टर। आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में एक अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज था, उसमें विस्फोट हो गया था और 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब इस वजह से लेबनान की जो सरकार थी, वहाँ के जो पीएम थे हसन दियाब, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, याद रखना है, हसन दियाब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो अब उनकी जगह पर मुस्तफ़ा अदीब आए हैं। ठीक है, तो ये अब होंगे लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर। लेबनान है कहाँ पर? चलिए हम लोग वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे इस साइड में, इजराइल के साइड में। ठीक है, इजराइल के पास में ही पड़ता है लेबनान। कई बार आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर इजराइल है, दिख रहा है आपको। इजराइल के इधर है लेबनान। ठीक है, यहीं पर हुआ था बम धमाका, यहीं पर बेरूत में, बंदरगाह की साइड में, लेबनान में। ठीक है, लेबनान की राजधानी बेरूत हुई। यहाँ के पीएम अब बन चुके हैं मुस्तफ़ा अदीब और यहाँ की करेंसी होती है लेबनानीज पाउंड। क्लियर? अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रो रो ट्रेन सेवा शुरू की? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने रो रो ट्रेन सेवा शुरू की है। रो रो ट्रेन सेवा का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सर्विस। रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सर्विस दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है अभी हाल ही में। इसके तहत ये नेलामंगला से सोलापुर तक, बेंगलुरु में, कर्नाटक की बेंगलुरु में नेलामंगला से सोलापुर महाराष्ट्र तक ये सेवा शुरू की जाएगी, चलाई जाएगी।
ठीक है। अब ये रो रो सेवा होता क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं कि एक ट्रेन जो होती है, मालगाड़ी जो होती है, उसमें ओपन एयर वैगन होते हैं, ठीक है। यानी कि वैगन जो होता है वो उसमें ओपन एयर होता है और उस पर बड़े और भारी वाहन जो होते हैं वो एक साथ लोड कर दिए जाते हैं। तो अब इसको यानी कि एक ही ट्रेन पर कई बड़े बड़े भारी वाहन से सामान एक ही पर लाद कर लिए जाए जाते हैं। इससे क्या होता है फ़ायदा ये होता है, एक तो फ्यूल बचती है, ठीक है, फ्यूल की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है, ठीक है। अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है बड़े और भारी वाहनों की वजह से। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है एक्सीडेंट का। कई बार देखा जाता है कि माल लदे वाहन ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। ओके, तो रो रो ट्रेन सेवा इसके लिए ही है। अब धीरे धीरे दोस्तों हर एक राज्य शुरू कर रहा है ये सर्विस। ये बहुत ही यूनिक सर्विस है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सर्विस है। तो इसमें बेसिकली यही है कि ओपन एयर कंटेनर में बड़े और भारी वाहनों को लाद करके एक साथ लिया जाया जा सकता है, ठीक है, कई वाहनों को एक साथ। कर्नाटक ने शुरू किया है। कर्नाटक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये रहा कर्नाटक मैप में। बेंगलुरु यहाँ की है राजधानी कर्नाटक की। BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं वजुभाई वाला। बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क ये है कर्नाटक में ही। कर्नाटक हाईकोर्ट की बात की जाए तो यहाँ के करंट टाइम पर जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। कर्नाटक अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? तो ये अपना बॉर्डर गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से शेयर करता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है BCCI ने किस कंपनी को IPL 2020 से IPL 2022 तक का ऑफिशियल पार्टनर बनाया? तो BCCI ने अभी हाल ही में अनअकैडमी को IPL 2020 से IPL 2022 तक ऑफिशियल पार्टनर बनाया है अगले 3 सत्र के लिए, ठीक है। IPL के 3 सीजन के लिए, अगले यानी इस बार के सीजन के लिए भी और आने वाले 2 सीजन्स के लिए। तो अब अनअकैडमी जो है वो होगा ऑफिशियल पार्टनर। क्लियर। अनअकैडमी के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, एक टेक एजुकेशन कंपनी है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ये IPL का ऑफिशियल पार्टनर होगा। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। अभी कुछ ही दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी, ड्रीम 11 जो थी दोस्तों वो ऑफिशियल स्पॉन्सर चुनी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्रीम 11 को इस सत्र के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर चुना गया है, इस सत्र के लिए यानी इसी सीजन के लिए है वो। लेकिन अनअकैडमी जो है ये IPL का ऑफिशियल पार्टनर होगा अगले 3 सत्रों के लिए। क्लियर बिल्कुल। ये सब वीवो की जगह पे आए हुए हैं। अब IPL की अगर बात करें तो IPL के अध्यक्ष हैं ब्रजेश पटेल जी। इनका नाम आपको याद रखना है, इन्होंने ही इसकी घोषणा की है, ठीक है। IPL का 13वां सीजन है इस बार, जो कि UAE में आयोजित होगा। कहाँ पर? UAE में आयोजित होगा। कब से? 19 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर तक आयोजित होगा। BCCI के बारे में बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के बारे में बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये है BCCI। इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। अगला है, हाल ही में किसने फ्रांस के प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर डी फ्रांस जीता? तो अभी हाल ही में अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने, किसने? अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने दोस्तों वर्ल्ड फेमस साइकिल रेस टूर डी फ्रांस जीत लिया है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी, सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर डी फ्रांस, इसको जीत लिया है अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने। इसका आयोजन फ्रांस के रिवेरा शहर में हुआ। दोस्तों मैंने आपको 2 महीने पहले बताया भी था इसके बारे में। ड्यू टू कोविड ये 2 महीनों के लिए टाल दिया गया था, ठीक है। तो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते पहली बार ये टाल दिया गया था 2 महीनों के लिए। अब ये आयोजित हुआ और इसको जीत लिया अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने। 1903 से इसकी शुरुआत हुई है और तब से लेकर आज तक कभी कैंसिल नहीं हुआ है, अगर हम लोग वर्ल्ड वार को छोड़ दे तो। 2 बार के वर्ल्ड वार में ये कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से अभी तक ये रेगुलर चलाया जाता है, आयोजन किया जाता है, ठीक है। टूर डी फ्रांस दुनिया की फेमस साइकिल रेस होती है, ठीक है। अच्छा, साइकिल रेस से याद आया, वर्ल्ड साइकिल डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। ये कौन से राष्ट्रपति थे? ये भारत के दोस्तों 13वें राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी का कल देहांत हो गया। 84 ईयर्स की इनकी एज हो चुकी थी, ठीक है। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अभी जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये 14वें हैं, यानी इनसे पहले यही थे, ठीक है। इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल दोस्तों 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक था, ठीक।
ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल। वैसे तो इनका 43 वर्षों का राजनीतिक करियर रहा है, उसके बाद ये जाकर के राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से थे, 2 बार के वित्त मंत्री थे, इसके बाद 1 बार विदेश मंत्री भी बने, 1 बार रक्षा मंत्री भी बने और फिर 1 बार राष्ट्रपति बने। प्रणब मुखर्जी जी, इनको मिले सम्मानों की अगर बात करें तो 2008 में दोस्तों इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया और 2019 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। अच्छा, इनसे लिखी चर्चित पुस्तकें इन्होंने जो लिखी हुई हैं वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और डेफिनेटली बनेंगे। इनका नाम आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। एक तो पुस्तक इन्होंने लिखी थी कोएलिशन ईयर, ठीक है, द कोएलिशन ईयर। दूसरा बुक इन्होंने लिखा द ड्रामेटिक डिकेड, इंदिरा गांधी ईयर्स, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बुक और लिखी थी द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996। इसके बाद बियॉन्ड सर्वाइवल्स और एक बुक और थी थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। तो ये बुक्स हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, प्रणब मुखर्जी जी से पूछा जा सकता है। और ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में R.K. महाजन को किस राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया? तो अभी हाल ही में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बने R.K. महाजन। R.K. महाजन दोस्तों अभी इससे पहले बिहार के ये शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख थे, अभी ये रिटायर हुए और इनको नया पद दे दिया गया है R.K. महाजन जी को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना करके, ठीक है, BPSC के रूप में, ठीक है। तो ये BPSC के नए चेयरमैन होंगे। 1987 बैच की ये बिहार कैडेट से ही IAS ऑफिसर हैं। बात करते हैं बिहार की। बिहार ये रहा मैप में, पटना है यहाँ की राजधानी। नीतीश कुमार जी जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम्स पर CM। फागू चौहान ये हैं यहाँ के गवर्नर। बिहार अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो बिहार दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से। बिहार में दोस्तों एक नदी बहती है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ के हाई कोर्ट की बात की जाए तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। कौन है? संजय करोल जी हैं पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की GDP कितनी रही? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने दोस्तों भारत की पहली तिमाही में GDP जारी की है। इसमें बताया है भारत की GDP ग्रोथ रेट -23.9% रही है। पिछले 40 वर्षों में सबसे कम GDP रही है इस पहली तिमाही में। पहली तिमाही यानी कि कई बार मैंने आपको बताया है कि भारत का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो पहली तिमाही यानी कि अप्रैल प्लस मई प्लस जून, ठीक है। तो अप्रैल, मई और जून इस 3 महीनों की तिमाही में फर्स्ट तिमाही में GDP भारत की रही है -23.9%। केवल कृषि के ही सेक्टर को छोड़ दें अगर, तो बाकी सभी सेक्टर में GDP माइनस में रही है। कृषि सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है इंडिया को, ठीक है। अच्छा, ये ही नहीं है केवल इंडिया में ही ऐसी हालत है, बाकी के सभी कंट्रीज़ में भी यही हालत है। अगर हम लोग दुनिया की टॉप इकोनॉमीज की बात करें, जो देश हैं, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, तो उनमें सिर्फ अगर चाइना को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो देश हैं, जैसा कि मैं आपको इमेज में शो करा दे रहा हूँ, बाकी की सभी जो देश हैं उनकी GDP माइनस में है। सबसे ज़्यादा अमेरिका की है -32.9%, फिर इंडिया है दूसरे नंबर पर -23.9%, फिर UK है 20.4% माइनस में, फिर माइनस में फ्रांस भी है -13.8%। चाइना जो है इसकी GDP है प्लस में 3.2%, ठीक है। केवल यही कोरोना वायरस फैला करके फ़ायदा उठा पाया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ कौन थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों डॉक्टर S पद्मावती जी भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी, हार्ट स्पेशलिस्ट थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन 103 वर्षों की उम्र में हुआ, हालांकि कोविड-19 के कारण ही निधन हुआ है, ठीक है। इन्हें दोस्तों गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता था। क्या? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है इनको, इसे भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर S पद्मावती जी को दोस्तों 1967 में 1967 में पद्म भूषण मिल चुका है। साथ ही साथ में 1992 में पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1992 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो इनका अभी हाल में निधन हो गया। क्लियर है? तो दोस्तों बस ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर। आज दोस्तों मैंने जो कहा है आप लोग प्लीज़ उसका अनुसरण ज़रूर कीजिए। जो 3 हैशटैग मैंने आपको बताए हुए हैं, इन तीनों हैशटैग को ट्रेंड ज़रूर कराना है, ठीक है। आज कोई लाइक शेयर नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ आपको यही करना है।
बात करते हैं क्वेश्चन शब्दावली की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, केंद्र सरकार की CAPF में कितनी फोर्सेज एजेंसियां शामिल हैं। अगला है, भारत में MSME दिवस कब मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। इसकी क्विज आपको मिल जाएगी MGT ऐप पे, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग इसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रमजान खान, मनु पांडे, राहुल कुमार, श्यामशेर कुमार, अमृत कुमार, ब्रह्मा रावत, रेखा बुनकर, संतोष कुमार, रविशंकर, प्रियांशु सिंह, नरेंद्र मीणा, नेहा जायसवाल, साहिल चौधरी, रौनक राज और गौरी शंकर। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी करेक्ट और डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।